17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू होना है 21 जनवरी से। जो 17वीं वाले कैंडिडेट हैं, जो पहली बार इंटरव्यू देंगे, जो 71वीं में इंटरव्यू देंगे, जो 72वीं में, 73वीं में आगे इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उन फिर लोगों सर का को क्वेरी लेट होने रहता है कि लगता है तो इंटरव्यू लास्ट में दिक्कत हो कैसे जाती है होता है। पूरा शुरू से लेकर अंत तक दिखाइए कि कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वही अभी हम दिखाएंगे। देखिए, अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जी में जी। आए हुए हैं और यहाँ पर जो है इंटरव्यू चल रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं ये लोग। और यहाँ पर यही लोग जाएंगे अंदर इंटरव्यू देने के लिए। तो कुछ बस एक कुछ कोरम होता होगा शायद, ये फॉर्म वॉर्म कुछ भरना होता है क्या सर? तो इस टाइप का एक जो है सारा डिटेल देखिए आप इस पर, सारा डिटेल सर ऐड तो करके काफ़ी इसमें पढ़ते हुए इसलिए वहाँ ज़रूरी पर भी है सर के जमा लिए कर दिया लाइब्रेरी। जाता है। और फिर इसी अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू होता है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता सर है। जितना तब इसी तरह के कमरे में जो है जी इंटरव्यू होता है जी अंदर। और हम लड़कों का, कैंडिडेट का जो है कोई टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, ना ही सर लोगों का। तो देखिए अभी चाय का टाइम है, तो हम अभी ही आ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ का एक ओवरव्यू दिखा दूँ कि कैसे यहाँ पर सारे पैनल मेंबर रहते हैं, और यहाँ पर एक चेयर होती है, और इसी चेयर पर जो है कैंडिडेट बैठते हैं जिनको इंटरव्यू देना होता है। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते होंगे। आप बहुत सारा इंटरव्यू देखते होंगे, मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते होंगे। तो इसी तरह से पूरा सेटअप होता है और यहीं से जो है तैयार करके भेजा जाता है आयोग में। सर बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सर शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक बार सर मैं चाहूँगा कि इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर अच्छा को। अच्छा। सर जो हैं सीनियर आईएएस अधिकारी रिटायर्ड जी। ओम प्रकाश यादव सर, और बहुत कई सारे विभागों में रहते हुए हम्म, इन्होंने, तो हमने रिक्वेस्ट किया सर से कि बच्चों का मार्गदर्शन किया जाए, जो बीपीएससी से, जो अभी 70वीं बीपीएससी में जो पास किए हैं लोग, हम्म, तो उनका मार्गदर्शन किया जाए। और सर का हम लोग आभारी हैं कि सर ने मार्गदर्शन के लिए अपनी स्वीकृति दी, और अभी बच्चों को जी। साक्षात्कार के लिए कि कैसे उनका ज्ञान उनके व्यक्तित्व पर आए, और व्यक्तित्व के किस आयाम पर क्या कमियां रह गई हैं हम्म, और क्या पॉजिटिव बातें हैं, यानी उनको निखारा जाए। हम्म, क्योंकि हम जानते हैं कि बदल सकती है किस्मत पत्थर की भी, शर्त यही है कि उसे करीने से संवारा जाए। तो हम लोग संवारते हैं, और संवारने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सर, मैं चाहूँगा कि सर डीएन शर्मा सर हैं, और बीपीएससी के मेंबर रहे हैं, एक्स मेंबर रहे हैं, जी। और एक बहुत ही लंबा अनुभव है। और इस अनुभव का फ़ायदा कैसे होगा, हम्म, इसी फ़ायदे के लिए कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में हम्म, हम लोग थोड़ी बहुत सहायता कर पाएँ, और वो अपने जीवन में, हम्म, और कम से कम अभी जो वर्तमान एग्ज़ाम है हम्म। उसमें वो सफल हो पाए। बीपीएससी के एक्स मेंबर भी हैं सर। सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे लड़के इंटरव्यू देखते हैं, जो मॉक इंटरव्यू देखते हैं, तो वो यूपीएससी वालों का देखते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ पूछी जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो सर खास करके क्या मेनली क्या डिफरेंस होता है बीपीएससी के इंटरव्यू में और यूपीएससी के इंटरव्यू में? नहीं, डिफरेंस तो वैसा कुछ कोई खास नहीं होता है। जी। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का फ़र्क हो सकता हम्म, है ना? कि वहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, यहाँ कुछ कम हो सकता है। लेकिन जो एबिलिटी है एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, हम्म, वही टेस्ट किया जाता है यहाँ पर हम्म, तो, या आईएएस के इंटरव्यू में भी, है ना? इसलिए वैसा कोई फ़र्क नहीं है। जो गुण होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट में, वो गुण आप में है कि नहीं, इसी का टेस्ट है इसमें। अच्छा। सर मेनली जब यहाँ पर बच्चे अगर बैठते हैं, तो सबसे पहले किन चीज़ों को सर आप लोग देखते हैं कि क्या चीज़ उसमें कमी है, चाहे पहली नज़र में क्या चीज़ पकड़ते हैं आप लोग? देखिए, मेरा अपना नज़रिया सबसे पहले रहता है कि जब बच्चे इंटर करते हैं जी। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या-क्या है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा। देखिए, हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिस्टम है, हुँ, वो अनफॉर्च्यूनेटली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिजेक्शन। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे जो बैठते हैं, तो उसमें सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन हो जाता है। हुँ, हुँ, तो पहला तो वो फ़ियर रहता है। हम यहाँ प्रयास करते हैं कि जो बच्चे इन कर रहे हैं, हुँ, जैसे वो इन किया तो हुँ। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ सकारात्मक बातें हैं। अच्छा। एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए हुँ, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, हुँ, वो नंबर 2 ऑफ़ कोर्स सब्जेक्ट का उसका जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, हुँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है, आंसर देने के समय में उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का रहता है, आत्मविश्वास कैसा रहता है। हुँ, इस मॉक इंटरव्यू का पर्पस ही यही है, क्योंकि मेरा लगभग 34 साल का अनुभव रहा है और जी। रिटायरमेंट के बाद भी अलग-अलग जगहों पर हम जाते रहते हैं। हुँ, पर्पस
सिर्फ ये है कि जो बच्चे आते हैं, पहले तो ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बच्चा रिटेन क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक आया है और जिसका फाइनल सिलेक्शन होगा या अनफॉर्चुनेटली जिसका नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस होता है। तो हम यह प्रयास करते हैं कि जो थोड़ी बहुत कमी है वो कैसे ब्रीज हो जाए और वो बच्चे उस थ्रेशोल्ड से पार कर दें। ये पर्पस है पूरा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने का। सर जब यहाँ पर आते हैं तो जो बहुत सारी, क्योंकि लोगों के मन में जो इतने सारे सवाल चलते हैं, तो आप ही का जब सर मॉक इंटरव्यू जाता है यूट्यूब पर, यही जैसे अभी इंटरव्यू चल रहा है तो यही जाता है, तो फिर वहाँ से लड़कों के मन में, नए लड़कों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि बहुत सारी प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीज़ें पूछ ली जाती है कि अरे बाहर में कितने चेयर लगे हुए थे, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती है या फिर ये मिथ है? बिल्कुल नहीं, ये मिथ है। ज्ञान तो अनंत है, और अनंत ज्ञान में हमको क्या क्या लेना है और हमारे पर्पस का क्या है और किस विषय का, किस पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो फियर फैक्टर को कैसे कम किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो ज्ञान है उसको कैसे शेप दिया जाए और उसका व्यवहारिक अप्रोच कैसा हो। यानी ज्ञान जब व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है, एक तो रटने वाला ज्ञान और दूसरा इंटरव्यू का मतलब है कि उसके व्यक्तित्व निर्माण में वो ज्ञान कैसे सहायक है और उस ज्ञान का कैसे वो समाज में उपयोग कर पाता है और किस तरह का वो लिसनर कैसा है, कैसे बोलता है, कैसे बिहेव करता है। तो कई सारी बातें होती हैं जो यहाँ सिखाई जाती हैं और कोशिश ये होती है कि हम लोग अधिकतम रिजल्ट दे सकें। इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। सर बहुत सारे जो लड़के होते हैं, ये जो फर्स्ट टाइम होते हैं, जो तो बहुत ज़्यादा वो जो है कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, तो उसके फियर को सर कैसे दूर करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ये अंतिम बाधा है। आप अपना स्वाभाविक वृत्ति जो है, स्वाभाविक ज्ञान है वो दें। इंटरव्यू बोर्ड आपके फ्रेंड ही होते हैं, आपके लिए ही बैठे होते हैं, आपकी सफलता में आपका योगदान दें। हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं यहाँ। सर एक चीज़ मैंने देखा है मॉक इंटरव्यू के दौरान भी बहुत सारी, कि हॉबी से बड़ा सवाल इंटरव्यूअर पूछते हैं कि क्या है हॉबी, उस पर फिर बड़ा डीप जाते हैं। तो इसके लिए सर जो आगे आने वाले लड़के हैं जो तैयारी करें, तो क्या इसके लिए पहले से ही सेट कर लें कि हम ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमको सारा सवाल पूछा जाएगा? हॉबी जो सिलेक्ट करना है, हालांकि बीपीएससी में कोई कॉलम नहीं रहता है कि आपकी हॉबी क्या है ना। अगर बोर्ड में पूछ दिया जाता है तभी जवाब देना है उसका, और बहुत कभी पूछा जाता है। लेकिन अगर आप हॉबी लिखना चाहते हैं तो ऐसी हॉबी चुनिए जो कि ईमानदारी से उसको आप करते हैं, है ना, या उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हॉबी आदमी का पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है और व्यक्तित्व का ही परीक्षण यहाँ पर है। इसलिए ये टेस्ट किया जाता है कि आप की जो हॉबी है उसमें आप कितनी दूर तक, कितनी ईमानदारी से, कितने लगन से उस पर परसों करते हैं आगे, है ना। जैसे अगर आपकी हॉबी संगीत सुनना है तो संगीत क्या है अगर नहीं समझिएगा, या कितने तरह के गीत हैं नहीं समझिएगा, तो वो माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत लोग हॉबी केवल लिख देते हैं, लेकिन आगे बढ़ के पूछा जाता है तो लगता है कि नहीं, इन्होंने केवल लिख दिया है, ये हॉबी वगैरह कुछ है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जब इंटरव्यू होता है तो लड़कों में, लड़कियों में जब रिजल्ट की भी बात की जाए तो लड़कियां आजकल बहुत अच्छा कर रही हैं, तो क्या यहाँ पर जब इस चेयर पर लड़कियां बैठती हैं तो लड़कों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है? नहीं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट दिखना भी चाहिए और सशक्तिकरण का ये जरिया भी है। यानी हम जितना पढ़ाएंगे और जितना कंसंट्रेशन से बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें आत्मविश्वास दिखाई देता है। और ये प्रेज़वर्दी बात है कि लड़कियां अपने ज्ञान का, अपने मेहनत का, अपनी लगन का उसका यूज़ कर रही हैं और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रही हैं, वो मैनेज कर रही हैं घरेलू चीज़ों से लेकर के पढ़ाई तक, और समाज को इसको अच्छे से लेना चाहिए और अच्छी बात है। वैसे लड़के भी कम नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो भी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो भी अपने को मैनेज करेगा, अपने ज्ञान को प्रबंधित करेगा और एग्ज़ाम के अनुसार उसको देखेगा, वो सफल होगा। सर जब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं डेली, यहाँ पर 25, 30, 50 लोग आते होंगे मॉक इंटरव्यू के लिए, क्या लगता है सर कि किन लोगों में आप वो चीज़, वो क्वालिटी देखते हैं और कौन लोग जो है एवरेज से आगे जाते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होती है? देखिए, मुझको लगता है कि सबसे पहले चीज़ तो ये समझना है कि एवरी इंटरव्यू इज़ यूनिक इन इटसेल्फ।
हर इंटरव्यू अपने आप में यूनिक होता है। जी। जैसे सेम बोर्ड अगर बैठा हो और 10 लड़के आए हों, तो हो सकता है कि 10 तरीके के सवाल उससे पूछे गए हों, क्योंकि वो फ्लो में निकलता है। दूसरी चीज़ ये समझिए कि नॉलेज, उसका रिप्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, ये दोनों दो चीज़ हैं। एक अच्छा मॉक इंटरव्यू एक्सरसाइज मैं समझता हूँ कि वही है कि जो बच्चे ऑलरेडी जान रहे हैं वो कितने आत्मविश्वास के साथ कंसाइज और प्रिसाइज होकर के कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करते हैं। यही एक कला है जो इंटरव्यू में आपको औरों से अलग कर देता है। अन्यथा आप इसको, मैंने शुरू में ही कहा कि जो बच्चे compete कर जाते हैं, फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो बच्चे नहीं करते, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर कुछ मार्जिन का होता है, और वही मार्जिन यहाँ पर इस मॉक इंटरव्यू का पर्पस है कि उसको ब्रीज कर दिया जाए। आप ऑलरेडी सब कुछ जान रहे हैं, बट द मैनर इन विच यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रेदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वही मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करके उसको करने का प्रयास किया जाता है। सर जब लड़के इस सिविल सर्विसेज का सोचते हैं तो सोचते हैं कि क्या हम इंटरव्यू की तैयारी पटना में कर सकते हैं, क्या हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बन चुका है कि हम दिल्ली ही जाएंगे तभी तैयारी हो पाएगी। तो क्या लगता है सर कि यहाँ पर मॉक इंटरव्यू देकर, जिस तरह से सर आपका ये पैनल है, ज्ञान बिंदु की ये टीम है, तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें करके हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी? ये पटना में बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पटना में क्या आप अपने घर पर कर सकते हैं। यहाँ सवाल है अपने में क्वालिटी पैदा करना, जिसको जानना पड़ेगा क्या क्वालिटी हमें होनी चाहिए, उस क्वालिटी को आप मिरर के सामने क्वेश्चन अपने चुनिए, आपने उसको बोलिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ, है ना। सबसे बड़ी बात एक ये है, जब 100 पद अगर हैं तो 250 को बुलाया जाता है ना। तो ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर 250 लड़के सारे भी अच्छे रहें बिल्कुल, तो आप प्रीवियस सिलेक्शन तो 100 का ही होगा, तो 150 तो छंटना ही है। तो छंटने का ये मतलब नहीं हुआ कि वो बुरे हैं, है ना, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह का है कि 250 में 100 को लेना है ना। तो सारे लोग अच्छे से अच्छा भी रह जाएं, सारे लोग ब्रिगेडेड रहें, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, प्रीवियस लेना है 100 को। ये कोई परीक्षा यूनिवर्सिटी की तो नहीं है ना। ये ध्यान रखना चाहिए और पूरा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए लड़कों को कि हमारा जो टेस्ट हो रहा है ये केवल सिविल सर्विस के लिए हो रहा है। अगर नहीं भी हुआ तो हम और भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये अंत नहीं है ना। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए ये पूरा रूम है और यहाँ पर सारे मेंबर बैठे हुए थे, इसमें XIS और BPSC के जो एक्स मेंबर थे वो भी थे, और बता रहे थे कि जो वहाँ पर इंटरव्यू होता है तो उसमें मेनली इंटरव्यूअर लड़कों के अंदर क्या देखता है और किस बेसिस पर जो है वो नंबर देते हैं, और कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और कौन जो है भीड़ से अलग हटकर थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और कौन जो है थोड़ा सा नंबर गेन कर लेते हैं, सारा कुछ बता रहे थे। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।